अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो पूरा हमारे पास सिलेबस है उसको हम रिव्यू करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपकी तैयारी कम भी है तो इस एक वीडियो के ज़रिए आप न्यूमेरिकल के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, एमसीक्यूज के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आता है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में थ्योरी के अलावा जो अहम बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली बात जो आपने सीखनी है वो है डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल या टी से शो करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मास, लेंथ और टाइम, इन तीन चीज़ों से शो करते हो तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ की डायमेंशन कहलाती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने हर एक चीज़ का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के बाद आपने मास को एम से रिप्लेस कराना है, लेंथ को एल से रिप्लेस कराना है, टाइम को टी से रिप्लेस कराना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वो आती है, वैल्यू आती है कि आप मालूम करें डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप क्या करेंगे, लेंथ के लिए एम एल टी में से एल इस्तेमाल हो सकता है, और ब्रेथ भी एक मास नहीं, लेंथ है, टाइम नहीं है, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे बताने का मकसद ये है कि आपको हर एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। मैं कुछ मिसालों के तौर पे बताता हूँ। वैसे इस टॉपिक की तो बच्चों की प्रैक्टिस होती है। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे ये हमारे पास आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट को एम, एल और टी में से किस से जाहिर करें? डिस्प्लेसमेंट कोई मास नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कोई टाइम नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक खास किस्म का फासला है एल, और टाइम को तो टी से ही शो करेंगे। डायमेंशन लिखने के लिए एक बात जरूरी है कि डायमेंशन होती है लीनियर। लीनियर का मतलब उसको लिखा जाता है ऊपर ही करके, तो एल अपॉन टी का मतलब हो जाएगा एल टी इनवर्स। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों की डायमेंशन जो है उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 20 से 22 फॉर्मूले हैं पूरे सिलेबस के अंदर। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छी बात है, हर एक को याद नहीं करना पड़ेगा, वरना चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। तो जो हमारा पहला टॉपिक है डायमेंशन का, उसमें रिवीजन में आपको ये बात याद रखनी है कि डायमेंशन का मतलब है किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको एम, एल या टी से रिप्लेस कराना। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक यहां पर आपको मिलेगा, जो सेक्शन बी में आ सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है, वो होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के जो रूल्स हैं उनको अगर मैं समराइज कर दूं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, समराइज करने का मतलब ये है, जैसे आपके पास एक नंबर आता है 0.00350 10⁻⁻⁷। तो देखो, रूल नंबर 1 के तहत हर वो नंबर जो नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के अलावा वाला है, उसको तो आपने काउंट करना ही करना है। यानी कि 3 और 5 को तो काउंट करना ही करना है। जीरोज तब काउंट करने हैं, लेफ्ट वाला तो जीरो कभी भी काउंट नहीं करना, याद रखो, लेफ्ट वाले जीरोस को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। लेकिन राइट साइड वाले जीरोस को तब काउंट करते हैं जब डेसिमल लगा हो। तो यहाँ पे डेसिमल लगा है तो ये वाले जीरो को भी काउंट किया जाएगा। एक्सपोनेंट्स के बारे में याद रखना है, एक्सपोनेंट्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे नजर आएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोबारा एक मिसाल से इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक और आता है, वो होता है लेट से 205, और बल्कि 2050 कर देते हैं। अब हर वो डिजिट जो जीरो के अलावा वाला है वो तो काउंट होता ही होता है। ठीक है, वो जीरो जो दो नंबरों के दरमियान में आता है उसको भी काउंट करना पड़ता है, वो भी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, वो जीरो जो कि राइट साइड पर है वो सिग्निफिकेंट तब होता है जब डेसिमल साइन लगा हो, और यहाँ पर तो डेसिमल साइन लगा नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक मिसाल और बताता हूँ, ये रिवीजन हो रहा है, याद रखो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आप बिल्कुल समझ जाओगे। ये जिनको पता होगा पहले से उनके लिए लॉज रिवाइज होंगे। अगर डायमेंशन का और सिग्निफिकेंट फिगर का अच्छी तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और अभी तक कुछ भी नहीं मालूम, तो जाके लेक्चर देखो चैनल के ऊपर। इन दोनों के लिए अलग अलग लेक्चर्स अपलोडेड हैं, इंशाल्लाह वहाँ से तैयारी होगी। यहाँ पे बस उनको रिव्यू कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग एक और इस्तेमाल करते हैं
लेट्स से 0.70500। अब दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जीरो के अलावा डिजिट्स जितने भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। वो जीरो जो दो नंबरों के दरमियान में आता है सिग्निफिकेंट होता है। लेफ्ट साइड पे लगे हुए जीरोस, वैल्यू के लेफ्ट साइड पे लगे हुए जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। राइट वाले जीरोस तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब डेसिमल लगा हो, और यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। इट मींस इस केस के अंदर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में आपको 2 टॉपिक मिलेंगे। एक टॉपिक आपको मिलेगा डायमेंशन का, दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और दोनों के लिए अगर आप तैयारी करना चाहो तो लेक्चर अपलोडेड है, और बाकी यहाँ पे लॉस को हमने रिवाइज तो कर ही लिया है। बाकी जो न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के वो आते नहीं है, क्योंकि वो जस्ट जनरल फॉर्मूले हैं जहाँ पर आप लोग डायमेंशन या सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस करनी है। अहम चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, which is scalars and vectors। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कई सारे टॉपिक्स आते हैं जिनमें फॉर्मूले आते हैं मुख्तलिफ, जिसमें से जो पहला है वो सिंपल सी बात है, वो है हमारे पास एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये एक पहला टॉपिक आता है जहां पर आपको पोजीशन वेक्टर को मालूम करना होता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। याद रखिए, पोजीशन वेक्टर को जब भी हम फाइंड करते हैं तो पोजीशन वेक्टर के अंदर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पे आपको एक पॉइंट P गिवन है, एक पॉइंट Q गिवन है, फिर आपको जो है ना 2 पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे, एक O से लेके P तक का होगा, लेट से उसको R1 कर देते हैं, एक O से लेके Q तक का होगा, लेट से इसको R2 कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि P से लेके Q तक का फासला मालूम करो। तो फिगर में जैसा नजर आ रहा है इसी किस्म का अगर होगा कि आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला मालूम करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधा सीधा एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। फाइनल Q है तो Q का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो आपने R2 में से माइनस करना है R1 को, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा P से Q तक का डिस्टेंस या P से Q तक का जो भी वेक्टर है। और जैसे ही आंसर आ जाता है और हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस का साइन लगा के शो किया जाता है। जो भी इसका आंसर आएगा वेक्टर का वो आई की फॉर्म में होगा, आई जे के की फॉर्म में होगा, यानी कि उसमें एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकेकार होता है कि उसके एक्स का स्क्वायर करो, उसके वाई का स्क्वायर करो और उसके जेड का स्क्वायर करो। इस तरीके से ना पोजीशन वेक्टर आप इजीली मालूम कर पाओगे। तो डिफरेंस निकालना है, फाइनल में से इनिशियल वेक्टर को माइनस करना है एक बार, और दूसरी बात यह कि जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट उसके x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, और x y z की वैल्यू कहाँ से मिलती है, तो हर वेक्टर में कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है 3i माइनस 4j प्लस समथिंग k। तो मैं जो कह रहा हूं कि जो i के साथ लिखा होता है वो x होता है, जो j के साथ लिखा होता है वो y होता है, जो k के साथ लिखा होता है वो z होता है। तो हर एक का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है, और इसी वजह से मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं होता है, स्क्वायर भी लगा हुआ है और स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है। नंबर 2, दूसरा हमारे पास एक लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ, जो कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। पैरेललोग्राम मेथड कहलाता है या पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है। इसके मुताबिक अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हो जो कि पैरेललोग्राम बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है वेक्टर A और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर B, और लेट से उनके दरमियान का कोई एंगल बन रहा है थीटा, और आपसे कहा जाए कि आप इन दोनों का सम मालूम करो, तो इन दोनों का सम मालूम करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ को इस्तेमाल करते हैं। और लेट से इसके रिजल्टेंट को अगर R से शो करते हैं तो R का मैग्नीट्यूड बराबर आता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आगे पीछे कर सकते हो, प्लस 2 पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का कोसाइन। ठीक है, हमें कोसाइन मालूम करना पड़ेगा उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो भी एंगल बन रहा होगा। 60 होगा तो 60 का कॉस निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और गलती मत करना, पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं, इनको फिर बाद में बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे सीधा सीधा इसको जो है वो ऐड करना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली पहले इसको सिंप्लीफाई करना फिर इसको आप ऐड करना, वरना कॉमन वॉमन लेके ही बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये एक तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ।
तीसरे नंबर पे आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो हर वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं हम, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। लेट्स से अगर हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसको हम रिजॉल्व करते हैं इसके दो पार्ट्स में, इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये एक्स एक्सिस की सीध में आ रहा है तो इसको बोलते हैं ए एक्स, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इसको बोलते हैं ए वाई, और कोई ना कोई जो एंगल बनता है उसको थीटा से शो करते हैं। याद रखिए, आमतौर पे जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है, बट एंगल वाई एक्सिस से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ एक्स के साथ होगा, लेकिन आमतौर पे एक्स के साथ होगा। अगर एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला जो एक्स कंपोनेंट के लिए होता है वो होता है ए कॉस थीटा, और जो वाई के लिए होता है वो होता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्मूले हैं, और इन्हीं की मदद से अगर हमें थीटा या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मालूम करना है, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम एंगल को मालूम कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर यही एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा होता, यानी कि यही सेम होता, लेकिन इसके अंदर जो एंगल बनता वो कहां से बन रहा होता, वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा होता, तो उस सूरत में मैं बताता हूं, ग्रीन से ही लिख रहा हूं इस वजह से ताकि आपको याद रहे एंगल ग्रीन है। तो उस तरीके में ए एक्स के साथ आएगा ए साइन थीटा, और ए वाई आएगा ए कॉस थीटा। और याद रखो, वेक्टर ए की जगह पे वेक्टर एफ वाई जेड समथिंग जो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा यही बात चलती रहे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसी तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जो भी है फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक के साथ कॉस थीटा आता है, एक के साथ साइन थीटा आता है। चौथे नंबर पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो है यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो किसी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए वो पर्टिकुलर जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, और उसके जरिए किसी दूसरे वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन को शो करते हैं। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओ तो जो आंसर आता है वो यूनिट वेक्टर का आता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और हम उसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें, तो नतीजे में एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसका नाम ए ही होना चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर से शो करते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम स्मॉल ए लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एनी वेक्टर, यानी किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इसको बासानी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और ये वाली बात जो मैंने बताई थी ना, इसको ध्यान में रखना है कि एक्स के साथ बनेगा तो क्या होगा, वाई के साथ बनेगा तो क्या होगा। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर भी हो गया। यूनिट वेक्टर के बाद एक एडिशन का एक तरीकेकार है वेक्टर्स के, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। पहले मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताए थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ वेक्टर्स को ऐड करने का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जिसका एक प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, बाद में जो है वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो उसके लिए आप पहले वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में ऐड करोगे। ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, F1 F2 हो सकता है, और ए एक्स का मतलब होता है ए एक्स, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, ए कॉस थीटा 1 और बी कॉस थीटा 2। थीटा 1 किस चीज का एंगल है? थीटा 1 वेक्टर ए का एंगल है, थीटा 2 वेक्टर बी का एंगल है, जो कि आमतौर पे गिवन ही होगा। इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोग एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सेकंड स्टेप आएगा, ये इसका पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2 में हम रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं। रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के मालूम करने का तरीकेकार ये है कि पहले वेक्टर के वाई कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट में ऐड कर दो, और फिर y कंपोनेंट है तो इधर आएगा a साइन, और पहले वेक्टर का एंगल थीटा 1 है, इधर भी थीटा 1 आएगा। दूसरे वेक्टर में b साइन, और दूसरे वेक्टर का एंगल थीटा 2 है तो यहाँ भी थीटा 2 आएगा। एक मर्तबा अगर हमारे पास rx और ry आ गए, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करना है।
और मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट मालूम करने का एक आसान सा फॉर्मूला है जिसमें हमें क्या करते हैं, आर बराबर आता है, जिसके साथ मॉड्यूलस का साइन भी लगा सकते हो, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का। लेकिन आर एक्स कैसे निकलेगा, आर एक्स अपने फॉर्मूले से निकलेगा, आर वाई कैसे निकलेगा, आर वाई अपने फॉर्मूले से निकलेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर डायरेक्शन मालूम करनी है तो थीटा के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं एक्स कंपोनेंट से। तो जो भी वाई कंपोनेंट आपने निकाला उसको एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करो, इजीली आंसर आ जाएगा। तो बेहतर ये होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को आप सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इंशाल्लाह अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6, अब आ गया वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार। और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का पहला तरीकेकार कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना कि मल्टीप्लाई हो दो वेक्टर्स, बट जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। ठीक है, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे एक वेक्टर होगा वेक्टर ए और एक वेक्टर होगा वेक्टर बी, और इनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा दरअसल वो आंसर कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, इसको जहन में रखना है। ठीक है, अब बाय फॉर्मूला अगर मैं आपको समझाऊं, अच्छा एक तो बात ये कि इसका सिंबल डॉट होता है, इसको डॉट से शो करते हैं। तो ए डॉट बी के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, वो बाकायदा फिर पहले वेक्टर का साया दूसरे वेक्टर को बनाते हैं, पूरे एक कंडीशन है। तो डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला तो ये है, इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा। और ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब दो वेक्टर्स और एक मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट का एक और भी फॉर्मूला है, वो ये होता है कि अगर आप लिखते हो ए डॉट बी तो सबसे पहले आता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी पहले लिखा हुआ है, और फिर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन आता है जो पहले पे बना हुआ है। और इसी को अगर आगे पीछे करके लिखें तो फॉर्मूला बनता है बी डॉट ए। अगर बी डॉट ए लिखेंगे तो पहले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा, तो इधर हम लिखेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और फिर लिखेंगे दूसरे वेक्टर का साया जो पहले बने, तो हम लिखेंगे ए बी, यानी कि ए का साया जो किस पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। ये दोनों फॉर्मूले कब इस्तेमाल किए जाते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों के लिए शर्त यह है कि ये फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे फॉर प्रोजेक्शन। कहाँ कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द अदर वेक्टर की बात हो रही होगी, प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्टाइल मोशन से इसको मत मैच कर देना, गलती हो जाएगी। बच्चे अक्सर प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्शन को मैच कर जाते हैं। जब भी प्रोजेक्शन की बात हो रही होगी कि एक वेक्टर का साया दूसरे वेक्टर बन रहा है, प्रोजेक्शन बन रही है, फाइंड करें, तो यही हमारे पास फॉर्मूला है कि हमें डॉट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के जो न्यूमेरिकल है ना, दो तरीकों से तो मैंने बता दिया, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट होगा, ये होगा। कभी अगर वो कहेंगे यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा और बोले आप मालूम करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कभी भी अगर लिखा हो किसी न्यूमेरिकल के अंदर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये यही वाला फॉर्मूला है जिसको मैंने रीअरेंज करा है, थीटा को अलग करा है। तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ए बी होता है, और फिर कोसाइन इनवर्स करते हैं तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हम बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, एमसीक्यूज में भी और न्यूमेरिकल में भी यूज हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टी यह है कि जब एंगल बनता है थीटा, यानी कि जो थीटा है वो 0 डिग्रीज होता है, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब आंसर आता है बराबर ए इंटू बी के। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल बनता है, यानी कि थीटा बनता है 90 डिग्रीज, तो आंसर आता है मिनिमम। मिनिमम का मतलब आंसर आता है बराबर 0 के। जब दो सिमिलर वेक्टर्स होते हैं और उनका मालूम करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर आता है उन्हीं वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर का तो मैंने आपको बता ही दिया ना, सिमिलर के लिए ये आंसर आता है। अच्छा, मैच करने वाली बात एक और है जो कि बड़ी अहम बात है प्रॉपर्टीज में, आई डॉट आई या जे
डॉट जे या के डॉट के जब किया जाता है तो ये बराबर आता है 1 के, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है वो 1 के बराबर होता है। और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में जब भी डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाएगा, चाहे I2J हो, J2K हो या K2I हो, हमेशा हमेशा वो बराबर आता है 0 के। और वैसे ही वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक अहम प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई डॉट प्रोडक्ट की, एक बताई, दूसरी बताई, तीसरी बताई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई। छठी एक प्रॉपर्टी है जो कि पहले बतानी चाहिए, तो ये है कि ए डॉट बी जब भी किया जाता है तो वो हमेशा बराबर आता है बी डॉट ए के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन मायने नहीं रखती। ठीक है, पोजीशन की अहमियत नहीं है, सिवाय इसके कि आप जो है वो प्रोजेक्शन मालूम कर रहे हो, ये वाला इधर वाला है, दोनों फॉर्मूले, अदरवाइज सेम बात है। ठीक है भाई, अब कब कब इस्तेमाल करना है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला? या तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि डॉट प्रोडक्ट है, क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मालूम करो, या फिर दूसरा तरीकेकार हो सकता है वो बोले एंगल बिटवीन वेक्टर्स मालूम करना हो, या फिर लिखा हुआ सवाल में कि आपने प्रोजेक्शन मालूम करनी है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे, या अक्सर आप यूज कर सकते हो वर्क को मालूम करने के लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की एक मिसाल है वर्क की ना, और वो मिसाल ये है कि जब भी हमें वर्क मालूम करना होता है तो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जब भी मालूम किया जाता है तो वर्क के बराबर आता है। तो अक्सर और बेशतर न्यूमेरिकल में अगर I/J/K की फॉर्म में सवाल गिवन है और आपको वर्क निकालना है तो आप जो है वो डॉट प्रोडक्ट ही मालूम करोगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक मुकम्मल। और अब 7वां टॉपिक होगा, ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, और ये टॉपिक होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कब, पहले तो फॉर्मूला क्या है, लॉजिक क्या है, याद रखिए दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर तीसरा वेक्टर आ जाए। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं एक तरीके से और आंसर आता है एक नया वेक्टर, तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे A क्रॉस B किया जाता है तो आंसर एक नया वेक्टर आता है और वो भी उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अहम बात क्या है, अहम बात यह कि जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि दोनों के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्रीज। या फिर आप ये कह सकते हो कि वो हमेशा होता है तीनों के लिहाज से थर्ड एक्सिस में, यानी कि अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस में, वेक्टर बी वाई एक्सिस में, तो वेक्टर सी जेड एक्सिस में आएगा, क्योंकि उसने दोनों के साथ जो एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का बनाना है या परपेंडिकुलर बनाना है। एग्जैक्ट इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो A क्रॉस B बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स के दरमियान वाले बनने वाले एंगल का साइन, और यहां पर आता है यूनिट वेक्टर n, नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा परपेंडिकुलर आता है, और परपेंडिकुलर के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल। तो ये फॉर्मूला है जो कि इस्तेमाल होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। और इसी को अगर हम लिखें A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, जो कि एक प्रॉपर्टी में भी आता है, देखना 10 ईयर के अंदर, तो उसमें यूनिट वेक्टर नहीं लिखते, जस्ट हम लिख देते हैं AB साइन थीटा। ठीक है ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होता है AB साइन थीटा। फिर अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, तो याद रखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कभी भी A क्रॉस B कर रहे हो तो वो बराबर नहीं आता B क्रॉस A के, या आप ऐसा कर लो कि A क्रॉस B अगर करते हैं और अगर B क्रॉस A करते हैं तो दोनों के आंसर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, यानी कि माइनस का साइन आता है लास्ट में। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये भी है और ये भी है, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ना, मतलब आ भी सकते हैं, पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं। फिर जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके लिहाज से रिवर्स हो जाएंगी। जब थीटा होता है 0 डिग्रीज तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है मिनिमम, मिनिमम का मतलब 0 आता है। फिर अगर थीटा बराबर होता है 90 डिग्रीज के तो आंसर आता है मैक्सिमम, यानी कि बराबर आता है ए बी के, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए। फिर चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी अहम है, इसमें से चौथी मैं इधर ही बताता हूं इसी पेज पे। आई क्रॉस आई, क्योंकि आई का आई से एंगल 0 बनता है, जे का जे से एंगल 0 बनता है, के का के से एंगल 0 बनता है, तो जब भी एंगल 0 बनता है तो आंसर कितना आता है क्रॉस प्रोडक्ट का 0। सही ना, जब भी एंगल 0 बनता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है। दैट्स वाई आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के,
ये सब के सब जो है वो बराबर आते हैं 0 के। ठीक है जी। फिर जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है यानी कि इसकी पांचवी प्रॉपर्टी होगी वो ये है कि I क्रॉस J किया जाए तो बराबर आता है K के। J क्रॉस K किया जाए तो आंसर आता है I के, और K क्रॉस I किया जाए तो आंसर आता है बराबर J के। और आगे पीछे करके लिखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। J क्रॉस I माइनस के K के बराबर आएगा, K क्रॉस J माइनस के I के बराबर आएगा, I क्रॉस K माइनस के J के बराबर आएगा। ठीक है ना। और इसको आप याद भी रख सकते हो, मैं एक तरीकेकार बताता हूं, I J K। ठीक है ना, ये तो पता ही ना आपको, इनका जो I आता है फिर J आता है फिर K आता है। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मिसाल तौर पे आप I क्रॉस J मालूम करना चाह रहे हो, तो I से J की तरफ जाओगे तो एरो की सिमत में ही जा रहे हो तो आंसर तीसरा वेक्टर आ जाएगा K। J क्रॉस K कर रहे होगे, एरो की डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो आंसर आ जाएगा I। K क्रॉस I करोगे, एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, आंसर आ जाएगा J यानी कि तीसरा वेक्टर। बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे और एरो के अपोजिट जाओगे तो आंसर माइनस में आएगा। मतलब कि अगर J क्रॉस I करोगे तो आंसर माइनस का K आएगा क्योंकि हम एरो के अपोजिट गए हैं। I क्रॉस K करोगे तो क्योंकि एरो के अपोजिट जा रहे हो आंसर माइनस का J आएगा। इस तरीके से ये बेस्ट मेथड है, आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, फिर इसमें एक बड़ी अहम बात है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो भी दो वेक्टर्स गिवन हो जिनसे पैरेललोग्राम बन रहा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, और फिर आप क्या करो, फिर आप इसको जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल के लिए एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, तो ये है कि आप सबसे पहले जो दो वेक्टर्स हैं जो ट्राइंगल बना रहे हैं उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो और फिर उसको आधा कर लो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ही आता है, न्यूमेरिकल बड़ा अहम है, न्यूमेरिकल नंबर 22। वो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जिसको हम n से शो करते हैं। और हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम मालूम करते हैं a क्रॉस b, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर लिखा होगा तो वो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 में आप a क्रॉस b निकालोगे, स्टेप नंबर 2 में उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, स्टेप नंबर 3 में उन दोनों को डिवाइड कर दोगे। इस तरीके से यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर चैप्टर नंबर 2 की एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मालूम करें तो करें कैसे। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए एक आसान सी बात है, अगर कभी भी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, आई वेक्टर है 2i माइनस का 3j प्लस का 5k, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर b, i है माइनस का 2j है और प्लस का जस्ट k है, और आपको कहा जाए फाइंड कीजिए a डॉट b। तो सीधा सा काम है, प्रॉपर्टीज तो आपने याद कर ही ली है ना, लेकिन न्यूमेरिकल में शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करो, क्यों टाइम को वेस्ट करोगे। सबसे पहले आप वेक्टर a को लिखो 2i माइनस का 3j प्लस का 5k, फिर आप लगाओ डॉट और फिर वेक्टर b लिखो i माइनस का 2j और प्लस का 3k, तो सॉरी प्लस का k। प्रॉपर्टी यह है कि सिर्फ आप i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, j वाले को j से करो और k वाले को k से करो, सिर्फ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि i डॉट i तो 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। तो इस सूरत में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 1 जार 2, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 जार 6 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 5 1 जार 5। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर बराबर आ जाएगा 5 प्लस 6, ये हो गया 11 और ये हो गया 13। a डॉट b का आंसर 13 आ जाएगा। याद रखो डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 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 कोई ना कोई नंबर आता है, उसमें i j k नहीं लिखा होता, क्योंकि मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। जबकि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा तरीकेकार है जिसको हम फॉलो करते हैं। वो ये है कि कभी भी आपको कहा जाए, मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं
एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो 2i प्लस का 5j और प्लस का k, इसको 5j कर लो भाई, 5j, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 3i माइनस का j प्लस का 2k। और आपको कहा जा रहा है कि आप a क्रॉस b मालूम करो। ठीक है भाई, तो फिर आप क्या करोगे, इधर जो काम है वो ये है कि सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट बनाओगे। डिटर्मिनेंट बनाकर सबसे पहले जो पहले वेक्टर लिखा होगा ना, वो लाजमी तौर पे देखना है कि वो कौन सा है। पहले कॉलम में हमेशा आप लिखोगे i j k। फिर वो वेक्टर देखो जो पहले लिखा हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। पहले वेक्टर a लिखा हुआ है, a के कोऑर्डिनेट्स i के लिए 2 है, j के लिए 5 है और k के लिए कुछ नहीं है तो 1 है। फिर वेक्टर b लिखा हुआ है, तो b में i के साथ है 3, j के साथ है -1 और k के साथ है बराबर 2k। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। फिर क्या करना है, वही i को सेलेक्ट करना है, i का रो, i का कॉलम छोड़ देना है। क्या बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, 2 बचेगा। फिर जब आप j को सेलेक्ट करोगे तो j की रो और j का कॉलम छोड़ दोगे, क्या बचेगा, ऑल्टरनेट साइन के साथ j सेलेक्ट होता है, यानी कि माइनस साइन के साथ, तो बचेगा 2 1 3 और 2। फिर इसी तरीके से जब k को सेलेक्ट करोगे तो k की रो और k का कॉलम छोड़ दोगे। k की रो और k का कॉलम छोड़ने का मतलब ये वाला छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, बाकी लिख लिया। तो बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की खास प्रॉपर्टी, जब भी उसको सिंप्लीफाई करते हैं a b c d, पहले स्टेप में a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं और फिर b को c से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जिसको नहीं पता और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल भी अपलोडेड है और इसका तरीक़ेकार भी अपलोडेड है। तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आएगा, 1 1 ज़ार माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का j एज इट इज, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला आएगा, और फिर 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। फिर k आएगा, 2 1 ज़ार माइनस का 2 आएगा, माइनस फॉर्मूले का आएगा, और 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 + 1 11 i, 4 - 3 कितना होता है, 1, और इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस का j, -2 -15 ये हो जाएगा माइनस का 17k। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक नया वेक्टर आता है। जब नया वेक्टर आएगा तो उसके साथ तो i j k लाजमी लिखा होगा। नाउ चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 यानी कि मोशन। इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले कब कब यूज़ किए जाने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगी वो मिलेंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले तो इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी, तो उसी को समझ लो थोड़ा सा। पहले समझने वाली बात यह है कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मेनली फॉर एक्सेलरेटेड मोशन ना। अगर एक्सेलरेशन पाई जाती है तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और तीसरी होती है 2as बराबर है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। और कब इस्तेमाल किए जाएंगे तीनों फॉर्मूले? ये तीनों फॉर्मूले तब इस्तेमाल किए जाएंगे जब एक्सेलरेशन 0 के बराबर ना हो, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो हो। जो चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसे s इज इक्वल टू वी टी से शो करते हैं, ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर हो 0 के। दोनों बातें एक ही ना, या तो हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन बराबर है 0 के। तो ये 4 फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं लीनियर मोशन के लिए ना। इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपको मिलेगा, अच्छा अब जो मैं तीनों फॉर्मूले बता रहा हूँ ये इस्तेमाल होते हैं फॉर फ्री फॉल मोशन। वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस जी टी, यानी कि यहीं पर ही ए की जगह पे जी लगा दिया। h बराबर होता है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। और सातवीं इक्वेशन होती है 2gh बराबर होता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है जी, h क्या हो गया? h हो गई हाइट, और g क्या हो गया? g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। तो देखो बहुत सारे मेथड में से जो सबसे ज़्यादा आसान मेथड है ना, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा, आप उसको फॉलो करो। जब भी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, अपवर्ड मूव कर रही होगी, तो याद रखो वो स्लो डाउन होती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो ऐसी सूरत में जो वैल्यू ऑफ जी है उसको हमेशा -9.8 लिया जाएगा, माइनस का 9.8 लिया जाएगा। और जब भी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, तो डाउनवर्ड मूव करते हुए बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी तो जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन देखो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, आपने इसी को फॉलो करना है। जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस लेना है, जब भी नीचे की तरफ मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लस में लेना है, क्योंकि नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही होती है। बस अब बाकी कुछ और कंसिडर नहीं करना, इसी को फॉलो करो, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। टॉपिक नंबर 2 जो है ये हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपको मेनली एक ही फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। फोर्स बराबर होती है ma के, और a आपको पता है, आप किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, पहली दूसरी या तीसरी से। फिर एक न्यूमेरिकल है हेलीकॉप्टर वाला, वहां पर जो टोटल फोर्स होती है वो बराबर होती है वेट प्लस ma के। तो ये भी एक बड़ा अहम फॉर्मूला है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा होता है तो पहले तो हेलीकॉप्टर को उतनी फोर्स लगानी होती है जितना कि उस हेलीकॉप्टर का वेट है, और बाद में फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स लगाते हैं। तो बाकी की जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली आपको वेट में ऐड करनी करेगी, तभी जाके जो आपको आएगा आंसर वो आएगा नेट फोर्स। इसको हम नेट फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड आपको यही वाला एक क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी फॉर्मूला मिलेगा, और बाकी न्यूमेरिकल हैं 3-4, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नंबर 3 हमारे पास टेंशन का टॉपिक है, और टेंशन के टॉपिक में हमारे पास 2 केसेस हैं। केस 1 है जहां दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं, और दूसरा केस है केस 2 जहां पर एक बॉडी वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। दोनों में 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, एक फॉर्मूला है टेंशन का, एक्सेलरेशन का और टेंशन का। केस 1 जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हैवियर में से लाइटर को माइनस करना है, लेट से m2 हैवियर है तो m2 माइनस m1, और नीचे लिखते हैं m1 प्लस m2, और पूरा सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई बाय g किया जाता है, तब जाके जो आंसर हमें मिलता है वो आंसर हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन का। टेंशन के लिए जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं तो 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता है, और जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं g से, तो एक्सेलरेशन का आंसर मिलता है, टेंशन का आंसर मिलता है। अच्छा जी, अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के अंदर एक ही फॉर्मूला है, और वो होता है m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और याद रखो m2 कौन सी बॉडी का मास है, जो बॉडी बेसिकली डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, जो बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है ना वही m2 है, और इस फॉर्मूले में भी जो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है उसको हमने m2 का नाम दिया। अच्छा, इसमें टेंशन में सिर्फ 2 नहीं होता, m1 होता है, m2 होता है, डिवाइड में m1 प्लस m2 होता है, और मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ g होती है। तो ये दोनों टेंशन के केसेस हैं जिनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकता है, अच्छे तरीके से समझना है। मोमेंटम का टॉपिक है। मोमेंटम के टॉपिक में पहला जो फॉर्मूला है वो है ही मोमेंटम का, मोमेंटम बराबर होता है mv के। मोमेंटम में दूसरा जो फॉर्मूला है वो है फोर्स का। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई भी अगर फोर्स मालूम करनी हो और मोमेंटम का चेंज वगैरह गिवन है या उससे रिलेटेड वैल्यूज गिवन है, तो फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज आया डिवाइड बाय टाइम करो, यानी कि जो भी फाइनल मोमेंटम है mvf mf vf या mvf कर दो, मास तो चेंज होता नहीं है, तो mvf और इसमें से माइनस आपने करना है mvi, तो मोमेंटम का चेंज आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम कराएंगे, फोर्स आ जाएगी। पांचवा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सिंपल सा फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2
बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। u1 u2 जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज हैं दोनों बॉडीज की, और v1 v2 जो है वो फाइनल वेलोसिटीज हैं बॉडी की। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, जिसके अंदर दो बॉडीज हैं। एक बॉडी जिसका मास m1 है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है वो u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। दोनों बॉडीज़ के अंदर इलास्टिक कोलिजन होता है, और कोलिजन होने के बाद दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं वापस। m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है, और m2 की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v2। तब जाके ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 के। पार्ट 6 चैप्टर नंबर 3 का इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो बॉडीज इलास्टिक कोलिजन करती हैं और हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं। एक फॉर्मूला होता है v1 का और दूसरा फॉर्मूला होता है v2 का। एक फॉर्मूला v1 का है, एक फॉर्मूला v2 का है। m1 के फॉर्मूले के अंदर आता है, v1 के फॉर्मूले में आता है 2m2u2, इसके फॉर्मूले में आता है 2m1u1, फिर आता है प्लस, फिर आता है प्लस, फिर यहाँ पर आता है क्या माइनस कराते हैं, m1 में से m2 माइनस कराते हैं, और मल्टीप्लाई में आता है u1, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, और डिवाइड में आता है m1 प्लस m2। जबकि इधर क्या होगा, इधर आता है m2 माइनस m1, मल्टीप्लाई में आता है u2, और डिवाइड में आ जाता है m1 प्लस m2। याद आपने ऐसे ही रखना है कि अगर यहाँ पर v1 है तो ये m2u2 पहले आएगा, यहाँ पे v2 है तो m1u1 आएगा, और फिर बाकी अपोजिट आ जाएगा। v1 है तो m1 में से m2 माइनस होगा, v2 है तो m2 में से m1 माइनस होगा। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है, मतलब सॉरी दो बचते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचता है वो बचता है इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं बेसिकली दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस f ओवर m, और यहां पर f शो कर रहा है फ्रिक्शन, बाकी तो एंगल वगैरह है। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो मास पे डिपेंड करती है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना तो वो मास पे डिपेंड करती है, बट अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं g साइन थीटा। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन मौजूद ना हो, नेग्लिजिबल हो, और फिर याद रखो मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो। और फ्रिक्शन के अंदर ही एक फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 8वां मैं आपको बताता हूँ। फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं म्यू का, जो बराबर होता है f ओवर r के। इसका एमसीक्यूज में भी आता है। और f को अगर देखा जाए तो ये तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन और r है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, यानी कि mg के बराबर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला बनता है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय mg, और वो डिपेंड करता है कौन सा न्यूमेरिकल है, क्या यूज करना है, और क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्या है। लेकिन बहरहाल यही दोनों फॉर्मूले हैं जो कि हमारे पास आते हैं फ्रिक्शन के टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशंस ऑफ मोशन से शुरू करके न्यूटन लॉस पर आ गए, टेंशन के फॉर्मूले आ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया, इलास्टिक कोलिजन और इंक्लाइन प्लेन, और फाइनली बात हो जाती है फ्रिक्शन की। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशंस के अंदर भी कई सारे फॉर्मूले हैं, और ज़्यादातर तो इलास्टिक से रिलेटेड हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बराबर होती है t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर g। ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल करोगे जब एंगल गिवन हो, और अगर एंगल गिवन ना हो और y कंपोनेंट गिवन हो तो t बराबर होता है वी नॉट वाई ओवर जी के। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा जितना टाइम ऑब्जेक्ट को लगता है टोटल हाइट तक जाने में, उसका डबल लगता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में।
यानी कि जो टी प्राइम है वो बेसिकली बराबर होता है ट्वाइस ऑफ टी के, ये जो टी इधर लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्मूला बन सकता है 2v0 साइन थीटा, ठीक है, और अपॉन में लिखा हुआ है जी, और यही बन सकता है अगर एंगल ना गिवन हो के y कंपोनेंट गिवन हो तो 2v0y डिवाइड बाय जी हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा। और टी डैश का मैंने आपको बताया टी डैश क्या है, टी डैश इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जितना एंगल ज्यादा होगा उतना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, इस बात को जहन में रखना है। थीटा ज्यादा तो टी डैश ज्यादा, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा ही होगा। तीसरा, कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, अगर ये पूछा जाए तो एच मैक्स से शो करते हैं। एच मैक्स बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अगर एंगल गिवन है तो एच मैक्स का यही एक फॉर्मूला सीधा सीधा से इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर एच मैक्स मालूम करना है और एंगल गिवन नहीं है बल्कि y कंपोनेंट पता है तो उसके लिए वी नॉट वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो एंगल हो तो एंगल वाला फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन के अंदर एंगल नहीं है, कोई कंपोनेंट गिवन है तो कंपोनेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स। चौथा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम रेंज के लिए, या उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे हम आर से शो करते हैं, ये बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। यानी पहले आपने क्या करना है, जो भी एंगल गिवन होगा उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आंसर आएगा, जैसे मिसाल करो 45 गिवन है तो 45 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेट से 90 आ जाएगा, फिर उसका आप साइन एंगल मालूम करोगे। जबकि इधर जो लिखा हुआ है ना ये चीज, इसका काम ये है कि पहले आप जो भी एंगल है उसका साइन थीटा निकालो और जो पूरा आंसर आएगा उसका स्क्वायर करो। और इधर ये है कि पहले जो भी थीटा लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देन उसका साइन मालूम करो, तो आपको रेंज मालूम हो जाएगी। सही है ना। और अगर आप मालूम करना चाहते हो कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, आर मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है पहली बात वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और ये तब होता है जब थीटा होता है 45 डिग्रीज। याद रखिए रेंज मैक्सिमम होती है जब एंगल 45 डिग्रीज होता है, तब रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और दो एंगल जिन पे रेंज सेम होती है, एक शर्त है, टू एंगल्स विद इक्वल रेंजेस। इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि अगर हम दो एंगल्स को ऐड करें और ऐड करने के बाद टोटल आंसर आ जाए 90 डिग्रीज, यानी कि वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तब तो उन पे रेंज इक्वल होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 30 डिग्री है तो 30 पर और 60 पर रेंज इक्वल होती है, क्योंकि 30 और 60 को ऐड करेंगे 90 आएगा, ये एक हो गया। फिर 0 और 90 पर सेम होती है, क्योंकि 0 90 का सम भी उतना ही आ रहा है। फिर 55 पर होगी, और 55 और किस पर होगी, 35 पर होगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 90। तो याद रखिए, अगर आपको एक एंगल पता है और आपको दूसरा एंगल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एंगल पता है थीटा, तो आप क्या करोगे, 90 में से उस थीटा को माइनस करोगे तो थीटा डैश आ जाएगा कि दूसरा वो एंगल जिसके ऊपर रेंज इक्वल रहती है। तो रेंज के इक्वल रहने के लिए ये शर्त है कि दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्रीज आंसर आएगा, ठीक है। और जो ट्रेजेक्ट्री वाला फॉर्मूला है उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो चलो उसको डिस्कस भी नहीं करते, बहरहाल इन सब के न्यूमेरिकल हैं, इन सबको आपने यूज करना है। ये हो गया हमारे प्रोजेक्टाइल का टॉपिक, ठीक है, 4 हो गए पूरे। अब आ जाओ 5वें टॉपिक पे। 5वां टॉपिक हमारे पास एंगुलर मोशन से रिलेटेड है। एंगुलर मोशन के अंदर फॉर्मूले कई सारे हैं, आपने वन बाय वन समझना है। सबसे पहले अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। क्या नाम है इसका, एंगुलर वेलोसिटी। फिर एक होता है अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले। इसके बाद जो हम फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं वो इनके रिलेशन के हैं, जो इनके आपस के रिलेशन है ना उसका फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले।
एस बराबर होता है आर थीटा के, वी बराबर होता है आर ओमेगा के, ए बराबर होता है आर अल्फा के। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों फॉर्मूले और इस्तेमाल करते हैं हम इसको, जाहिर सी बात है। फिर इन्हीं को इस्तेमाल करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी आती हैं, जिसके मुताबिक ओमेगा एफ बराबर होता है ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। कोई नई बात नहीं है, जैसे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, वैसे ही एंगुलर वाली वैल्यूज आ गई। थीटा बराबर होता है ओमेगा आई टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। ऐसे ही 2 एल्फा थीटा बराबर होता है ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक ये जो है ना एस इज इक्वल टू आर थीटा, इससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज देखोगे, उसके अंदर आपको मिलता है कि भाई एंगल कितना होगा अगर आर्क लेंथ रेडियस के डबल हो। फॉर एग्जांपल इस तरीके से होता है कि बताइए एंगल कितना होगा अगर आर्क लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस हो, तो आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। एस की जगह पे 2r पुट करोगे, आर थीटा एज इट इज लिखा हुआ है, आर से आर कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 रेडियन की, और एक रेडियन क्योंकि 57.3 डिग्री के बराबर होता है, तो उसका आंसर आ जाता है 114 पॉइंट समथिंग, जितना भी आएगा तो इतने डिग्रीज हो जाता है। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करवाएंगे, ऑप्शन अगर रेडियन में हो तो रेडियन में आंसर दो, और अगर थीटा एंगल में है, डिग्रीज में है एंगल, तो आप डिग्रीज में आंसर कन्वर्ट करो। ठीक है, और आखिर में छठे नंबर पर हमारे पास 2 फॉर्मूले आते हैं, और वो है सेंट्रीपिटल वाला टॉपिक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स वाला टॉपिक आप कह लो, वाला जो फॉर्मूला है ना वो ज्यादा अहम है। सबसे आसान फॉर्मूला ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर, ये जनरल फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। फिर एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ए सी बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ये है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर एक बड़ा मशहूर सा इसका न्यूमेरिकल है, काफी ज्यादा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के टर्म्स में। इसी का फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू आर, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। तो अगर इसकी जगह पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड गिवन हो, वो है ना एक शख्स जो है वो इक्वेटर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, उसका मास 80 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है, तो बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स कितनी होगी। तो यही वाला फॉर्मूला है। तो जस्ट टाइम पीरियड पुट करते हैं अर्थ की रोटेशन का, जो कि एक दिन होता है 86,400 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसी का फॉर्मूला बनता है ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर और एफ का स्क्वायर। समझ लो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो इस वजह से ये हो गया टाइम पीरियड के टर्म्स में, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और इनमें से किसी के भी जरिए अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम कर लो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक सादा सा फॉर्मूला है एम ए सी। ए सी इनमें से किसी भी तरीके से निकाल के आप इधर पुट करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहो तो एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। नाउ चैप्टर नंबर 5, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, और आखिरी चीज जो इस चैप्टर के अंदर है वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इसमें भी हैं काफी सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी, जैसे कि जो पहला फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को मिलेगा, वो फॉर्मूला मिलेगा आपको टॉर्क का। तो टॉर्क और कपल में दोनों एक साथ बताता हूं, दोनों के फॉर्मूले में काफी सिमिलैरिटी है, तो एक साथ समझाता हूं। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से देखा जाए तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स। टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मोमेंट आर्म का, और मोमेंट आर्म कब बनता है, क्रॉस को रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है दरअसल वो होता है आर एफ साइन थीटा। आर होता है फिक्स पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन से फासला, और एफ होती है फोर्स, और थीटा होता है एंगल जो बनता है। और यही जो टॉर्क है ये मैक्सिमम कब होगी,
टॉर्क के लिए मैक्सिमम के लिए अलग शर्त है और मिनिमम के लिए अलग शर्त है, जाहिर सी बात है। टॉर्क मैक्सिमम कब होती है? जब आर और एफ के दरमियान में बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज होता है। और टॉर्क मिनिमम तब होती है, यानी जीरो तब होती है, जब फोर्स और ये आर जो है इसके दरमियान में बनने वाला एंगल जीरो होता है। ठीक है ना। तो टॉर्क के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और डिपेंड करता है कि साइन थीटा गिवन है या नहीं है। और क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने का जो तरीका है वो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको अभी दोबारा से रिवाइज करवा दिया। अच्छा, कपल के लिए भी फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल होता है, बट इन दी एंड फॉर्मूला बनता है एफ इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों का मतलब दूसरा है। ये जो डी है ना यहाँ पर, ये कोई मोमेंट आर्म नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, यानी कि जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस है। क्योंकि कपल तब बनता है, ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये वाला फॉर्मूला है कपल का। ये कपल तब प्रोड्यूस होता है जब दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो और वो बॉडी के दो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर एक्ट करें, तब जाके वो कपल बनाते हैं। तो यकीनन एफ तो वो फोर्स हो जाएगी जो अप्लाई हो रही है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो। और हाँ, डी जो है ना वो दोनों फोर्सेस के दरमियान का फासला है। फिर हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन ये कि दूसरे नंबर पर एक टॉपिक आता है, वो है सेंटर ऑफ मास का टॉपिक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अंदर अगर सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट में आपको समझाऊं, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक कोऑर्डिनेट होता है, और वो कोऑर्डिनेट एक्स के लिए होता है, वाई के लिए होता है और जेड के लिए होता है। तो चलो तीनों ही बता देता हूँ। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो वो होता है जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि m1 आ गया और उसके साथ आ गया, यानी कि पहला जो मास है पार्टिकल का और उसका डिस्टेंस आ गया एक्स एक्सिस का। दूसरा जो मास है वो आ गया और उसका डिस्टेंस आ गया एक्स एक्सिस से। ऐसे ही चलते चलते जितने भी हैं, अगर n है तो उस n वाले का आ गया और उसका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम एक्स एक्सिस, और डिवाइड में लिख देते हैं इन सबका सम, यानी कि m1 प्लस m2, और जितने भी पार्टिकल्स हैं यानी कि mn आ जाएगा। जिसको लिखने का एक और तरीकेकार भी हो सकता है, जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? वो सम होता है किस चीज का? m इंटू एक्स का, जिसमें m1 m2 आते रहते हैं, और डिवाइड बाय सबमिशन होता है m का, यानी कि टोटल मास। और बिल्कुल ऐसे ही y के लिए निकालते हैं तो पार्टिकल की फॉर्म में बन जाएगा, पार्टिकल की फॉर्म में बनेगा और फिर उसके बाद ऐसे ही बनेगा, लेकिन मास आएगा और उसका y एक्सिस का फासला आएगा और नीचे सबमिशन ऑफ ऑल मासेस आएंगे। इसी तरीके से जो z की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं वो ऐसे ही होता है, सबमिशन होता है y m z और डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ m। बाकी इसको ओपन करके लिखना चाहो, y वाले को अगर ओपन करके लिखना चाहो तो ऐसे ही आएगा, x की जगह पे y आ जाएगा, z के लिए भी ऐसे ही आएगा, सिर्फ x की जगह पर z आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल पेपर में कभी आया नहीं, लेकिन बहरहाल आ भी सकता है क्योंकि कोर्स में तो शामिल है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से शो करते हैं, तो पहला जो फॉर्मूला बनता है वो होता है R क्रॉस P का। अगर R को क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए P के साथ तो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। किसी भी रोटेटिंग बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है वो उसके एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम ज्यादा तो रोकना मुश्किल, और एंगुलर मोमेंटम कम तो रोकना आसान। फिर RP आता है, क्रॉस के साथ आ जाता है साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला। बट जैसा कि हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम बराबर होता है mv के, तो L बराबर आ जाएगा R mv साइन थीटा। अब समझने वाली बात ये है कि जो एंगल है ना थीटा, ये m तो मास है, इसको आप हटा दो, इसके लिए क्वांटिटी है। ये थीटा r और v के दरमियान में बनता है, यानी कि जो रेडियस है और जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की उसके दरमियान में बनता है। अब अगर मैं एक फिगर बनाता हूं जिसमें एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आप जरा एक बात नोट करना, अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और ये डायरेक्शन ऑफ रेडियस है, तो दोनों के दरमियान का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल रोटेट करते करते जब इधर आ जाता है तो वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है, रेडियस इस तरफ है, अब भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमेशा हमेशा R और V के दरमियान का जो एंगल है वो कितना बनेगा? वो बनेगा 90। और जैसे कि हम जानते हैं साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो एंगुलर मोमेंटम का एक सादा सा फॉर्मूला है mvr, यानी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय r, यानी कि रेडियस हो जाएगा। इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अच्छा,
इसी से मिलता जुलता जो दूसरा हमारा टॉपिक है ना, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या मतलब है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मतलब कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। बट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जिसके मुताबिक किसी भी बॉडी पे लगने वाला अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर होगा, अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर होगा, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम तब कांस्टेंट रहता है जब लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क बराबर होता है जीरो के। ठीक है, और इसी वजह से एक और डेफिनेशन ही बनती है जो लीनियर मोमेंटम में मैंने बताई थी फोर्स के हवाले से, और यहाँ पे टॉर्क के हवाले से। टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में जो वक्त के लिहाज से तब्दीली आती है, दरअसल वही जो है वो टॉर्क के बराबर होता है। और लॉजिक यही कहती है कि अगर ये चीज़ जीरो के बराबर आ रही है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। इसी वजह से जो दो साइंटिफिक रीजन आते हैं कि जो वो आइस स्केटिंग करने के दौरान जब गोल गोल घूमना होता है तो वो जो डांसर होती है अपने हाथों को बॉडी के करीब ले आती है ताकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए। या डाइविंग में जब स्विमर डाइव कर रहा होता है तो वो जब छलांग लगाता है तो कई मरतबा उसमें कलाबाजी भी खाता है, तो लेकिन जब वो कलाबाजी खा रहा होता है तो उस वक्त वो अपने हाथों पैरों को बॉडी के करीब ले आता है। ये देखना चैप्टर नंबर 5 के बिल्कुल आखिरी पेज पर जाके ये दोनों साइंटिफिक रीजन मौजूद हैं। और आखिरी जो टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेगा वो मिलेगा इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम से हमारी मुराद ये है कि उसकी दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक किसी बॉडी पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो वेक्टर सम होता है सारी फोर्सेस का जो किसी बॉडी पे लगती हैं उनका सम जो है वो जीरो के बराबर होता है। या फिर इसको अलग अलग कहेंगे तो ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है और वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर होता है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, इसको समझ लो हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहली शर्त तो यही है कि किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने की शर्त ये है कि उसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्सेस जो एक्स एक्सिस की हैं उनका सम भी जीरो आए और जो वाई एक्सिस की हैं उनका सम भी जीरो आए। और जो दूसरी कंडीशन है, इस कंडीशन के मुताबिक किसी बॉडी पे लगने वाला अगर टोटल टॉर्क जीरो के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है वो हमेशा बराबर होता है टोटल टॉर्क जो कि क्लॉकवाइज लग रहा हो। ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा हमेशा कंसिडर किया जाता है नेगेटिव। ये लैडर प्रॉब्लम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो ये एमसीक्यू भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हो लैडर प्रॉब्लम के अंदर। सो दैट ये जो हमारे पास आ गया है अब चैप्टर नंबर 5, इतनी ही समरी है, छोटा चैप्टर है, पेपर के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दूसरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बहरहाल जब तैयारी कर रहे हो तो पूरी तैयारी करो। और आ जाओ चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन पे। छोटा बट बहुत ही काम का चैप्टर है। ग्रेविटेशन में पहला जो आपको टॉपिक मिलेगा वो आपको मिलेगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसके मुताबिक इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है और वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर, इनवर्सली डिपेंड करती है उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। इस फॉर्मूले के मुताबिक जो फोर्स है दो पार्टिकल्स के दरमियान में मासेस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और रेडियस के यानी कि डिस्टेंस के इनवर्सली डिपेंड करती है। और जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
याद रखो ये भी एक साइंटिफिक क्वेश्चन आता है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी मून की सरफेस पे चले जाएं, किसी प्लेनेट पे चले जाएं, या फिर अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएं, तो बताइए वैल्यू ऑफ कैपिटल जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, उस पर कोई फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास जो टॉपिक है वो मास ऑफ अर्थ का होता है, और मास ऑफ अर्थ के अंदर आपको तीन फॉर्मूले मिलेंगे। मास ऑफ अर्थ के लिए पहला फॉर्मूला तो आपको मिलेगा मास ऑफ अर्थ का ही, और उसकी वैल्यू बता देंगे। मास ऑफ अर्थ बराबर होता है जी आर ई का स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, और ये सारे कॉन्स्टेंट्स अगर आप पुट करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल जी कैपिटल जी, तो आंसर आता है 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। तो 5.89 होता है, तो 6 कर लो उसको राउंड ऑफ करके। फिर हमें एक फॉर्मूला मिलता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। अब अर्थ क्योंकि एक स्फीयर है, तो अर्थ के वॉल्यूम के लिए भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम के लिए होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम लिखेंगे आर ई का क्यूब, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो पाई की वैल्यू पुट करो, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो होता है जितना भी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, वो इतनी अहमियत नहीं रखता। ज़्यादा काम की वैल्यू है डेंसिटी ऑफ अर्थ की, जो एम ई को वी ई से डिवाइड करके आता है, ठीक है ना। वो होता है 5.5 10 रेज टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम है। ये एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है, 5500 कुछ आती है, तो 5.5 10 रेज टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब समथिंग। ठीक है जी। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ जी का इस चैप्टर के अंदर, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वेरिएशन के हवाले से एमसीक्यूज भी आप बहुत देखोगे, न्यूमेरिकल भी देखोगे। याद रखनी है बात कि जो हमारी वैल्यू ऑफ जी है वो सरफेस से मैक्सिमम रहती है। अगर हम हाइट पे जाएंगे तो भी कम होगी, डेप्थ पे जाएंगे तो भी कम होगी। वैल्यू ऑफ जी सरफेस पर सबसे ज़्यादा होती है, हाइट पे जाओगे तब भी कम होगी, और डेप्थ में जाओगे तब भी कम होगी। तो जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट के लिए, दो फॉर्मूले दोनों बताता हूँ। एक तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इससे ही ना, जो फॉर्मूला होता है ये जो जी डैश है, ये बराबर होता है जी 1 - 2h ओवर आर ई। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकता है जब h की जो वैल्यू है वो आर ई से काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल गिवन हो जहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ से उतना ऊपर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है, या उसका डबल ऊपर चले जाएं, 3 गुना ऊपर चले जाएं, तो याद रखो ऐसी सूरत में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बल्कि उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जी डैश अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो वो इस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं ना, जी डैश बराबर होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच कर देते हैं ना उसको, या आर ई प्लस एच नहीं करते तो उसके साथ फिर आर ई डैश लिख देते हैं। तो याद रखना ऊपर वाला फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हाइट बहुत कम हो रेडियस ऑफ अर्थ से, और अगर रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल है कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चले गए, डबल ऊपर चले गए, तो उसके लिए पूरा वो तरीकेकार है जैसे कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, न्यूमेरिकल में जाके आप देख सकते हो। और इसी में अगर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ बात करते हैं तब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि डेप्थ में कोई शर्त वर्त नहीं है ना। डेप्थ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज हो जाती है डेप्थ पे जाके, और वो बराबर होती है 1 - d ओवर आर ई। इस फॉर्मूले के मुताबिक भी और पिछले वाले फॉर्मूले के मुताबिक भी, दोनों फॉर्मूलों के मुताबिक याद रखो वैल्यू ऑफ जी हमेशा हमेशा कम होती है। और फिर अगर जी डैश की वैल्यू निकालना चाहो एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो याद रखो सेंटर ऑफ अर्थ पर अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पे जी की वैल्यू बराबर हो जाती है 0 के। अगर जी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो याद रखो वेट भी 0 के बराबर हो जाता है। चाहे वो सेंटर ऑफ मून पे चले जाओ, सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओ, तो जब वैल्यू ऑफ जी ही सेंटर में जाके 0 हो जाती है तो ऐसी सूरत में वेट भी 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, कितने टॉपिक हो गए चैप्टर 6 के? 3 हो गए। चौथा टॉपिक है वेटलेसनेस का। वेटलेसनेस के लिए बेसिकली हमारे पास 3 शराइत हैं। एलिवेटर रेस्ट में होता है, एलिवेटर ऊपर जा रहा होता है, एलिवेटर नीचे आ रहा होता है। तो याद रखो व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट उसके लिए अलग फॉर्मूला है, व्हेन एलिवेटर इज असेंडिंग यानी कि ऊपर जाते हुए, और फिर होता है व्हेन एलिवेटर इज
डिसेंडिंग, जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा होता है। अगर एलिवेटर रेस्ट में है तो अपेरेंट वेट हमेशा बराबर होता है एक्चुअल वेट के। असेंडिंग में जब ऊपर की तरफ जा रही होती है एलिवेटर या लिफ्ट तो अपेरेंट वेट ज्यादा होता है, एक्चुअल वेट कम होता है। और डिसेंडिंग के अंदर जो अपेरेंट वेट होता है वो कम होता है, जो हमें महसूस होता है वजन कम होता है, हमारा एक्चुअल वेट ज्यादा होता है। तो असेंडिंग के अंदर जो मुकम्मल फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला बनता है, अगर आपको अपेरेंट वेट मालूम करना है तो बराबर होता है m a प्लस g के बराबर, या g प्लस a कर लो, एक ही बात है। लेकिन जब डिसेंडिंग होता है, ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो उस सूरत में m बराबर होता है g माइनस a के। और एक और शर्त बताऊं, वेटलेसनेस कब होती है? जब फ्री फॉल मोशन होता है ना, जब एलिवेटर नीचे की तरफ गिर रहा होगा, कोई भी बॉडी फ्री फॉल मोशन में होगी, तो ऐसी सूरत में a बराबर हो जाता है g के। जब a g के बराबर होगा तो डिसेंडिंग वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग वाला जो फॉर्मूला है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास, m अपनी जगह पे रहेगा, a g माइनस जी की आ जाएगा, a की जगह पे g की वैल्यू पुट करेंगे तो g माइनस जी जीरो होता है, तो अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। तो वेटलेसनेस की सूरत हाल फ्री फॉल मोशन में होती है, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो सैटेलाइट में हो, जब भी फ्री फॉल मोशन के अंदर बॉडी होती है तो अपेरेंट वेट बराबर हो जाता है जीरो के। जिसकी वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उस परेशानी को ओवरकम करने के लिए हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करना पड़ता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए जो सैटेलाइट होती है उसको स्पिन मोशन कराते हैं। इसका भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसको स्पिन मोशन कराते हैं, और स्पिन मोशन की कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को f से शो करते हैं, जो बराबर आती है 1/2 पाई अंडर रूट, ये क्या आ गया 1/2 पाई पूरी वैल्यू आती है, ठीक है। और ये बराबर आ जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है, और डिवाइड में वैल्यू आ जाती है r यानी कि रेडियस की, कि वो जो आपका सैटेलाइट है उसका रेडियस कितना है। तो आमतौर पे रेडियस की लंबाई गिवन होती है, तो अगर आपको r चाहिए तो आप लेंथ का अगर आधा करोगे तो रेडियस पता लग जाएगा। तो या तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है, या फिर कभी जब न्यूमेरिकल आता है तब तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। AC का मतलब वो एक्सेलरेशन जो आप प्रोड्यूस कराना चाह रहे हो, जो कि g के बराबर होती है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। r आप हमेशा लेंथ को आधा करके कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 के लिए यही सब कुछ है। चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 7 यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें भी काफी सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर पहले टॉपिक पर आए, वर्क के ऊपर आए, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का पहला फॉर्मूला यही बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट को रिमूव करके हमारे पास आता है कॉस थीटा, तो वर्क का एक फॉर्मूला ये भी होता है WFS कॉस थीटा। और वर्क के लिए शर्त है, वर्क के कुछ स्पेशल केसेस भी थे। वर्क मैक्सिमम कब होता है, वर्क मिनिमम कब होता है, और वर्क नेगेटिव कब होता है। वर्क मैक्सिमम होता है जब थीटा बराबर होता है 0 डिग्रीज के। किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एंगल 0 हो गया। मिनिमम होता है जब एंगल 90 डिग्रीज होता है, जैसे कि इन केस ऑफ सैटेलाइट होता है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन होता है। और नेगेटिव होता है जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी बॉडी को लिफ्ट करें या स्प्रिंग को खींचें, और ऐसी सूरत में एंगल होता है 180 डिग्रीज, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। मैक्सिमम सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्रीज पर मिनिमम वर्क होता है। वर्क के बाद वर्क की ही मदद से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पावर। पावर के लिए बात यह है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं सीधे साधे लफ्जों में। तो पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं W डिवाइड बाई T के। वर्क भी स्केलर, पावर भी स्केलर। फॉर्मूले में वेरिएशन हो सकती है, F डॉट S आ सकता है, डिवाइड में T आ सकता है। रीअरेंज करके F अलग हो सकता है, S ओवर T अलग हो सकता है। S ओवर T यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी हो सकती है, तो ये F डॉट V बन सकता है। तो पावर की एक और डेफिनेशन बनती है कि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का।
डॉट के लिए मैं समझा चुका हूँ पहले ही चैप्टर नंबर 2 में, कॉस थीटा आता है। तो इस तरीके से आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। पावर के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात जो एमसीक्यूज के अंदर होती है, पावर के जो यूनिट्स हैं उनको आपने जहन में रखना है। पावर का एसआई यूनिट वॉट है, वॉट में हम उसको नाप सकते हैं। पावर का एक और यूनिट है एचपी, और एक एचपी बराबर होता है 746 वॉट के। एक यूनिट हो गया वॉट, दूसरा यूनिट हो गया एचपी हॉर्स पावर, और तीसरा यूनिट होता है फुट पाउंड। फुट होता है, पाउंड होता है, और पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड या पाउंड फुट पर सेकेंड भी हो सकता है। ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाला यूनिट है। और एक और कन्वर्जन आती है, 1 HP बराबर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के। तो न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल हो जाती है ये वाली वैल्यू। पाउंड को एलबी से जाहिर करते हैं, ठीक है, अगर मिक्सअप हो रहा हो तो। तीसरे नंबर पर बात करेंगे एनर्जी के हवाले से। तो एनर्जी के हवाले से जो फॉर्मूले न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सबसे जनरल फॉर्मूला होता है mgh, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यही न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होते हैं। बाकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं होते, तो उनको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नंबर 4 पर हमारे पास जब एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो एक और टॉपिक है वर्क एनर्जी इक्वेशन का। इसका भी एक फॉर्मूला है। वर्क एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होता है, देखो अगर ग्रेविटी एब्सेंट होती है ना, तो हम कहते हैं कि जो चेंज होता है इन काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं व्हेन फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, जब एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो क्या होगा? ऐसी सूरत में काइनेटिक एनर्जी में तो ज्यादा फर्क, पोटेंशियल एनर्जी में तो कम चेंज आता है, लेकिन उसके लिहाज से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन जितना पोटेंशियल में तब्दीली हो रही होती है काइनेटिक में उतना फर्क नहीं आता, बल्कि काइनेटिक में कम आता है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के। देखो ऐसे बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, इधर तो बराबर है ना, इधर तो ये हो रहा है कि mgh बराबर आ रहा है 1/2 mv² के। लेकिन इधर जो होता है ना, फ्रिक्शन की मौजूदगी में mgh दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है। एक तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है 1/2 mv², और दूसरा वो कन्वर्ट होता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन को स्मॉल f से शो करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हाइट की फॉर्म में हो रही है। तो ये भी एक फॉर्म है, और इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो। बहरहाल इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। और आमतौर पे वर्क एनर्जी इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन ही इस्तेमाल की जाती है। कभी कभार कुछ न्यूमेरिकल के अंदर ये डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप उसको अप्लाई करो, ठीक है जी। और बाकी ये सारे फार्मूले वर्क वगैरह के बता दिए, पावर वगैरह के बता दिए। चैप्टर नंबर 7 इसी लिहाज से ये सारे फार्मूले जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं। अब दिलों को थाम लो, क्योंकि हम आ गए हैं सबसे मुश्किल चैप्टर पर, और वो है चैप्टर नंबर 8, यानी कि वेव मोशन एंड साउंड। इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, और हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है SHM का, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग वाले केस के अंदर जो हमें फॉर्मूला मिलता है, स्प्रिंग मास सिस्टम ना, पहला वाला स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें कुछ फॉर्मूले मिलते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला मिलता है हुक्स लॉ वाला, F = kx। वैसे तो -kx होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में माइनस यूज़ नहीं करते बिकॉज डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी का जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√m/k, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो फोर्स का ये फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला आता है स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर ना, जो इसका पहला वाला केस है। दूसरे वाले केस के अंदर
जो कि हमारे पास है सर्कुलर मोशन वाला केस। इसका न्यूमेरिकल कभी आया नहीं, लेकिन बहरहाल एक फॉर्मूला है तो बताना ज़रूरी है। इसमें टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है इन केस 2। और तीसरा जो केस है ये आपको ज़्यादा मिलेगा सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम के अंदर हमें जो फॉर्मूला मिलता है टाइम पीरियड का वो होता है 2 पाई √L/G। जिस फॉर्मूले से ये बात समझ में आती है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है, बट वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। तो एमसीक्यूज में आ जाता है, तो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और बहरहाल यही है। हाँ, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, फर्स्ट पेंडुलम का 1 होता है, थर्ड पेंडुलम का 3 होता है। तो मे बी ये काम में आ जाए आप लोगों के बाद। इसके बाद हमारे पास जो आता है टॉपिक, अच्छा हाँ, एक और भी फॉर्मूला है जो कि आपने याद रखना है, सर्कुलर मोशन में भी और इधर भी है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है तो ओमेगा √x0² माइनस x² होता है। और वही ऊपर वाले फॉर्मूले में इस ओमेगा की जगह पे √k/m आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला यही है, तो मे भी कहीं पर काम में आ जाए, लिखना बेहतर है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो वेव्स का टॉपिक आता है ना, वेव्स के टॉपिक के अंदर जो सिंपल सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं बार बार, पहले तो उसी फॉर्मूले को बताएं। v बराबर होता है f लैम्डा के। v होती है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव, f होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होती है वेवलेंथ। और वेवलेंथ का क्या मतलब है वो भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है। या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का फासला, ऐसे भी डेफिनेशन बताई जाती है। तो वेव्स के अंदर जो है ना, ये वाला टॉपिक आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, वेव्स के अंदर एक बड़ा अहम टॉपिक है हमारे पास, और वो है सोनोमीटर का, क्योंकि स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स उससे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो उसको स्टेशनरी वेव की बात ही करते हैं। स्टेशनरी वेव के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ हार्मोनिक्स होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फर्स्ट हार्मोनिक की निकालनी है तो v बराबर f बराबर होता है, यानी कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी v/2L। सेकंड f2 बराबर होता है v/L। और थर्ड हार्मोनिक के लिए बराबर होता है v/3v/2L। इस तरीके से चलता है ये फॉर्मूला ना। और जनरल फॉर्मूला बनाना चाहो तो Fn बराबर आता है Nv/2L के। अगर जनरल फॉर्मूला याद कर लिया ना तो किसी भी आप वेव को कैलकुलेट कर पाओगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया। n क्या है? n है नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ हार्मोनिक। अगर आपको फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाएगा तो n की जगह पे 1 पुट करोगे, पांचवा हार्मोनिक कहा जाएगा तो n की जगह पे 5 पुट करोगे, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। स्टेशनरी वेव्स के अंदर ही हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप का केस। आपको अगर प्रैक्टिस करी होगी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की तो नजर आया होगा क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप का केस। ओपन पाइप क्या होता है? दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस तरीके से वेव जो है वो ट्रेवल करती है। क्लोज्ड पाइप जो है वो इस तरीके से क्लोज होता है, जैसे कि पेन का ढक्कन। तो फॉर्मूला में फर्क है ना ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप के, उसको आपको ध्यान में रखना है। याद रखिए जो इससे पहले मैंने आपको हार्मोनिक से फॉर्मूले बताए वो ओपन पाइप में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो v/2L से आ जाती है, और अगर आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो आप उसको इजीली NF1 से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, NF1, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने, ये वाला v/2L की जगह पे F1 आ सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। जबकि n क्या हो सकता है? पहले हार्मोनिक के लिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तीसरे के लिए 3, ऐसे चलेगा। जबकि अगर हम बात करें क्लोज्ड पाइप की तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, वो होता है v/4L। क्लोज पाइप में फॉर्मूला v/4L इस्तेमाल होता है, v/2L इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, जनरल फॉर्मूला सेम है, Fn बराबर होता है NF1 के, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर n जो है पहले हार्मोनिक के लिए n की जगह पे पहला ऑड नंबर पुट करते हैं। यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं,
और यहां पर हमें सिर्फ ऑड नंबर्स पुट करना है। पहले हार्मोनिक के लिए पहला ऑड नंबर यानी कि 1, दूसरे हार्मोनिक के लिए दूसरा ऑड नंबर यानी कि 3, तीसरे हार्मोनिक के लिए तीसरा ऑड नंबर यानी कि 5, चौथे हार्मोनिक के लिए चौथा ऑड नंबर यानी कि 7। तो क्लोज्ड पाइप के केस के अंदर हम नेचुरल नंबर्स पुट नहीं करते बल्कि ऑड नंबर्स पुट करते हैं। ये बात आपने जहन में बिठा के रखनी है क्योंकि फॉर्मूला दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ यहाँ पर n की जगह पे नेचुरल नंबर्स होते हैं और यहाँ पर ऑड नंबर्स होते हैं। दूसरे हार्मोनिक के लिए दूसरा ऑड नंबर, तीसरे हार्मोनिक के लिए तीसरा ऑड नंबर, इस तरीके की लॉजिक है। ठीक है जी। नंबर 4 में हमारे पास आ जाएगा सोनोमीटर का टॉपिक। सोनोमीटर न्यूमेरिकल में भी आ जाता है अक्सर और रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर भी आता है। इसमें एक सीधा साधा सा फॉर्मूला है कि अगर आपको स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव पता करनी है तो वो डिपेंड करता है टी ओवर म्यू पर। व्हाट इज टी? टी है टेंशन, जिसको कुछ न्यूमेरिकल में हम पुट कर देते हैं mg के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स टेंशन जो है वो वेट के बराबर होती है और वेट mg के बराबर होता है डिवाइड बाय म्यू। हाँ, म्यू एक अलग चीज है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड या जो भी स्ट्रिंग वगैरह है उसका मास पर यूनिट लेंथ। तो आमतौर पे आपको थ्रेड का मास गिवन होगा, स्मॉल m से शो कर रहे हैं, और उसका लेंथ गिवन होगी, दोनों को डिवाइड कराओगे म्यू आ जाएगा, और जो दूसरा मास गिवन होगा उसको कैपिटल M से शो कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ जो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव होती है उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और एक मरतबा अगर v मालूम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/2L और फिर v का फॉर्मूला आ जाएगा पूरा t, या उसको mg कर लो पूरा, mg ओवर म्यू। जो पूरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का वो ये इस्तेमाल होता है। नहीं तो आप अगर एक मरतबा इसको कैलकुलेट कर लोगे ना अलग से स्पीड को, तो डायरेक्टली स्पीड को आपने 2L से डिवाइड करना है। 2L से क्यों डिवाइड करना है? देखिए 2L से डिवाइड करना है, और ये आमतौर पे एक स्टेशनरी वेव के लिए बात होती है, इस वजह से यहाँ पर n को हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, वरना अगर एक से ज्यादा होता तो यकीनन हम यहाँ पे क्या पुट कर देते? n पुट कर देते। तो सारे फॉर्मूले आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं। क्वेश्चन यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा पांचवा अहम पार्ट, और वो होगा डॉपलर इफेक्ट का। अच्छा, हो सकता है इतने सारी बातें बता रहा हूं तो जहन से कुछ निकल जाए, तो मतलब अगर कुछ नई चीज मिले तो कमेंट के अंदर लिख देना कि सर ये चीज आपने मिस कर दी है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए। ठीक है, बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं बताया तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। मैं चाह रहा हूँ पूरी बुक का रिवीजन हो जाए एक साथ, तो जो चीज़ रह जाए आप में से कोई भी कमेंट के अंदर उसको दूसरे को बता सकता है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर पहला केस, जब लिसनर मूव करता है टूवर्ड्स सोर्स, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है f के लिए, v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v, f डैश, और ये हो गया f डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और f उसकी असल फ्रीक्वेंसी है। तो लिसनर या सोर्स के आगे पीछे होने की वजह से फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, और उसके लिए हम यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, टूवर्ड्स की जगह पर अगर टूवर्ड्स की जगह पर आ जाए अवे, तो इस फॉर्मूले में एक छोटा सा फर्क आता है, वो ये है कि इस प्लस की जगह पर माइनस आता है। तो मैंने इसी वजह से ग्रीन से लिख दिया कि अवे के लिए यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। तो समझ लो कि हमने पहला केस, दोनों केस एक साथ बता दिए। दूसरा केस ये होगा कि जब सोर्स मूव करती है, जब सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, रुके हुए लिसनर की तरफ, तो फिर क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। एफ डैश तो आता ही है, एफ भी आता ही है, अपॉन भी आता है, लेकिन इस मरतबा वी ऊपर होता है और नीचे आता है वी माइनस वी एस, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। टुवर्ड्स में हमेशा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, अवे में फ्रीक्वेंसी कम होती है, और यहाँ पे भी टुवर्ड्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अवे में कम। फिर वही बात है, अगर यहाँ पर टुवर्ड्स के बजाय अवे होता तो इस माइनस की जगह पे हम प्लस लगाते। ग्रीन से जो मैंने अवे लिखा हुआ है तो फॉर्मूला भी वो ग्रीन वाला होगा जो हम पुट करेंगे। और डॉपलर इफेक्ट का जो हमारे पास तीसरा केस होता है, उस तीसरे केस के अंदर दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या दोनों ही एक दूसरे से अवे मूव करते हैं।
व्हेन बोथ मूव, पहले टूवर्ड्स का बताते हैं फिर अवे का बता देंगे। अगर दोनों ही मूव करते हैं तो आप इन दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे। एफ डैश बराबर आएगा एफ एज इट इज आएगा अपॉन एज इट इज आएगा। ऊपर आएगा v प्लस वी एल अगर टूवर्ड्स मूव करते हैं, और नीचे आएगा v माइनस वी एस। टूवर्ड्स के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि ऊपर वाले दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया। और जब अवे जाते हैं तो माइनस का साइन आता है और इधर प्लस का साइन आता है, देख लो ना, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दी। तो यही टूवर्ड्स की बजाय अगर अवे होगा तो अवे के लिए हम ये वाले साइन इस्तेमाल करेंगे जो मैंने ग्रीन से शो करके बताया। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये क्लोज पाइप, ओपन पाइप, ये सब मिला जुलाकर जो है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास एक और है, वही बता दें, और अहम है, बीट्स का टॉपिक। स्लाइटली चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से अगर दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो बीट सुनाई देते हैं, और मैक्सिमम बीट 7 सुनाई देते हैं जो इंसानी कान डिटेक्ट कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो बीट की फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का एक आसान सा तरीकेकार है, या तो आप F1 में से F2 को माइनस करा दो, या फिर आप F2 में से F1 को माइनस कराओ। बस याद रखना है बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कराना है। बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कराएंगे तो इस तरीके से जो है ना हमें बीट फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड के अंदर बनने वाले बीट्स की तादाद। नाउ चैप्टर नंबर 9, ठीक है, लाइट से रिलेटेड दोनों चैप्टर्स हैं आखिरी वाले। चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट, और नेचर ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि आमतौर पे जिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो हम भी इसी तरीके से करते हैं। पहला जो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट देखोगे वो होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, वो है फ्रिंज स्पेसिंग का। फ्रिंज स्पेसिंग जिसे डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई दोनों से यूज कर सकते हैं, वो बराबर होता है लैम्डा एल ओवर डी के। अब क्या क्या चीज है, ये है दो फ्रिंजेस के दरमियान का फासला, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस। और ये टू फ्रिंजेस से मुराद है या तो दो लगातार डार्क फ्रिंजेस होंगे या तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। एल क्या है, एल है जो स्लिट्स हैं और जो हमारे पास स्क्रीन है उसके दरमियान का फासला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और फाइनली जो डी आता है ये होता है स्लिट सेपरेशन, कि वो जो दोनों स्लिट्स हैं उनके दरमियान का सेपरेशन कितना है। और लैम्डा बताने की जरूरत नहीं है, वो तो वेवलेंथ होती है, सीधा सीधा आपने लैम्डा की जगह पे, और आमतौर पे लैम्डा ही मालूम करना होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इस तरीके से लिख देते हैं कि 5 फ्रिंजेस इतनी जगह घेर रहे हैं, 8 फ्रिंजेस इतनी जगह घेर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई गिवन हो कि 8 फ्रिंजेस जितनी जगह घेर रहे हैं, तो आप अगर उसको 8 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 फ्रिंज का फासला मिल जाएगा। और 1 फ्रिंज के फासले को ही जो है ना वो कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। अगर बोले 5 फ्रिंजेस इतनी जगह घेर रहे हैं तो जितना भी डिस्टेंस गिवन हो उसको डिवाइड बाय 5 कराओगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा एक्स का मतलब हो गया कि 1 फ्रिंज कितनी जगह घेर रही है, ठीक है ना। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। दूसरे नंबर पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर का भी आ सकता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक ही फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मूवेबल मिरर को x फासला तय करवाया जाता है तो फर्क आता है m लैम्डा बाई 2 का। क्या मतलब, मतलब यह है m है फ्रिंजेस की तादाद, m क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, के इतने फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, और x क्या है, x है डिस्टेंस जो कि मूवेबल मिरर जो है वो तय करता है। तो जितना डिस्टेंस मूवेबल मिरर कवर करता है, ये है डिस्टेंस ऑफ मूवेबल मिरर, तो वो हमेशा बराबर होता है m लैम्डा बाई 2 के। यानी कि अगर एक फ्रिंज शिफ्ट होगा तो m की जगह 1 पुट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा लैम्डा बाई 2 के बराबर। अगर 2 होंगे तो फिर लैम्डा के बराबर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वाहिद ये एक फॉर्मूला है जो आपने जहन में रखना है। तीसरे नंबर पे जो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा वो मिलेगा आपको न्यूटन रिंग्स का। न्यूटन रिंग का वैसे तो फॉर्मूले जो है ना वो दो हो सकते हैं, डार्क रिंग के लिए भी हो सकता है, ब्राइट रिंग के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्राइट रिंग के लिए।
वो फॉर्मूला जो कि ब्राइट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ब्राइट रिंग का रेडियस वगैरह गिवन है या मालूम करना है तो उसके लिए रेडियस बराबर होता है √n माइनस 1/2 और साथ में आ जाता है लेमडा और आर। लेमडा आपको पता है क्या चीज है, n होगा नंबर ऑफ रिंग, याद रखो ये फ्रिंज नहीं है, ना ही ये ऑर्डर है, बल्कि ये है नंबर ऑफ रिंग, यानी कि अगर 5वां रिंग बोलेंगे तो n की जगह पे 5 पुट करेंगे, छठा रिंग बोलेंगे तो n की जगह पे 6 पुट करेंगे, 10वां रिंग बोलेंगे तो 10 पुट करेंगे। r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने सीखा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए हमें जरूरत होती है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसकी कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो उसके लिए हम यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और न्यूटन रिंग में अगर डार्क रिंग का रेडियस चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं r = n लेमडा r। और n के बारे में मैंने क्या बताया, n के बारे में बताया पहला, दूसरा, तीसरा, n जो है वो नंबर ऑफ रिंग होगा, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, डार्क रिंग, जीरो नहीं हो सकता, n हमेशा 1 2 3 4 समथिंग होगा। हाँ, एक बात और है, अगर कोई एंगल गिवन हो आपको, इफ थीटा इज गिवन, तो थीटा अगर गिवन होगा तो इसी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ अपॉन में कॉस थीटा आता है, यानी कि ब्राइट के लिए बनेगा r = n माइनस 1/2 लेमडा r, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर इसके लिए करेंगे डार्क के, तो r बराबर आ जाएगा √n लेमडा r डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर एंगल गिवन हो तो फिर हम कॉस थीटा वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और ये n की लॉजिक याद रखनी है कि जो भी रिंग बोले बस वही वाला इस फॉर्मूले के अंदर बेझिझक जो है आप पुट कर दो, ठीक है। कितने होगा टॉपिक चैप्टर नंबर 9 के, 1 2 3। चौथा आएगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी एक अहम टॉपिक है जिसका आपको फॉर्मूला मिलेगा और उसको अप्लाई करोगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, m लेमडा बराबर होता है d साइन थीटा का। अब यहाँ पे m एक अलग चीज है, m से क्या मुराद है, m से मुराद है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे लिखा होता है, तो जो भी ऑर्डर होगा वो आप पुट करोगे और इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3, यानी 0th ऑर्डर भी हो सकता है। लेमडा आपको पता है वेवलेंथ होती है, d जो है ना ये कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करने का एक आसान सा तरीकेकार वो ये है कि जितने भी नंबर ऑफ लाइंस या लेंथ गिवन हो, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, जो भी ग्रेटिंग की लंबाई है उसको डिवाइड कराते हैं नंबर ऑफ लाइंस, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। इस तरीके से जो है ना हम लोग डी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नाउ एंगल होगा तो वो तो जाहिर सी बात है थीटा ही कहलाता है, उसको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कह देते हैं, डिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, तो सिर्फ आप उसको एंगल से भी याद रख लो तो बात मुकम्मल हो जाएगी। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए यही वाला एक फॉर्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हैं, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें तो यही हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन में या ब्रेग्स लॉ में। तो इसकी पहचान भी आसान है, एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है तो फिर यही वाला फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा, m लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा की। फॉर्मूला सेम है, ऑर्डर वाली बात सेम है, लेकिन अब ये d क्या है, d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक प्लेन्स। जो हम यहाँ पे क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, उन क्रिस्टल्स के जो एटॉमिक प्लेन्स हैं उनके दरमियान का जो दो प्लेन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पर d से शो कर देते हैं। तो ये कब इस्तेमाल करोगे, जब बात हो रही होगी एक्स रेस की। जब एक्स रेस की बात हो रही होगी तो इसको इस्तेमाल करेंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए बोला जाएगा, न्यूटन रिंग्स के लिए बताया जाएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए बताया जाएगा, और माइकल सेंटोफेरोमीटर का भी नाम लिखा होगा। तो इस लिहाज से चैप्टर नंबर 9 जो है ना न्यूमेरिकल के लिहाज से बड़ा आसान रहता है, क्योंकि बच्चे बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि किस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। फिर फाइनली आ जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आसान तो बहरहाल इसके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, पर सारे फॉर्मूले हैं, डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला। लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। अब f में क्या वेरिएशन होती है, f कॉन्वेक्स की भी हो सकती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कॉनकेव की भी हो सकती है।
अगर कॉन्वेक्स की होती है तो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कॉनकेव की होती है तो हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जबकि पी और क्यू के लिए अलग ही एक शर्त है। पी और क्यू के लिए शर्त यह है कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज रियल है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर ऑब्जेक्ट या इमेज वर्चुअल है तो उसके लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं माइनस का, यानी कि नेगेटिव। एक में पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं और एक में जो है ना हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर लेंस कॉम्बिनेशन। दो या दो से ज्यादा अगर लेंसेज को आपस में हम कंबाइन कर दें तो लेंस कॉम्बिनेशन का टॉपिक इस्तेमाल करते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन में जो फाइनल फोकल लेंथ होती है कॉम्बिनेशन की, वो जो दोनों लेंसेज होते हैं उनके रेसिप्रोकल के बराबर होती है। और अगर ऐसे नहीं तो पावर के लिहाज से भी आता है, न्यूमेरिकल भी होता है पावर के लिहाज से। जो कॉम्बिनेशन की पावर होती है वो दोनों पावर्स को ऐड करके आती है सीधा सीधा। और ध्यान में रखना है कि पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है जी। नंबर 3, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो होता है 1+d/f। f के बारे में आप जानते हो, f फोकल लेंथ है, d क्या है, ये अहम बात है, ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर विजन के लिए जो सबसे कम फासला होता है ये वो है, जो कि पॉजिटिव में होता है या तो 25 सेंटीमीटर अगर न्यूमेरिकल सेंटीमीटर में है, और नहीं तो 250 मिलीमीटर अगर आपका न्यूमेरिकल मिलीमीटर में सॉल्व हो रहा है। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटीमीटर में पूरा मिलीमीटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास की बात होगी तो आपने यही जो है पुट करना है फॉर्मूला, m=1+d/f। f जो है वो फोकल लेंथ है उस मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल होने वाले कॉन्वेक्स लेंस की। फिर बारी आती है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला फॉर्मूला यह है कि अगर आपको टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे आईपीस की मैग्निफिकेशन से। अहम बात यह है। दूसरी बात, जो मैग्निफिकेशन है वो बराबर होती है ऑब्जेक्टिव की तो होती है QO/PO, यानी कि इमेज का फासला ऑब्जेक्टिव से, और PO का मतलब है ऑब्जेक्ट का फासला फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। और ME यानी कि आईपीस की मैग्निफिकेशन वही है। आईपीस बिल्कुल एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से या मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करता है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला है 1+d/fe। FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और D आपको पता है क्या होता है। लेकिन एक बड़ी अहम बात आपको बताऊं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज होता है जिसे हम QE से शो करते हैं, फाइनल इमेज, इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा हमेशा कहां बनता है, ये हमेशा हमेशा बनता है, यानी कि आप ऐसा क्या समझ लो, फाइनल इमेज होता तो हमेशा वर्चुअल ही है। वर्चुअल होगा तो इसके साथ हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे, हम इसके साथ माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर तो बिल्कुल फोकस्ड फिगर है तो ये डी पर बनेगा, लेकिन हाँ आपने माइनस का साइन जरूर इस्तेमाल करना है इसके साथ, यानी कि इनके तमाम फॉर्मूलों के अंदर QE जो है वो हमेशा बराबर होता है -d के। QE हमेशा हमेशा माइनस के d के बराबर होगा। जो फाइनल इमेज है वो वर्चुअल है, और फाइनल इमेज अगर क्लियर बन रहा है तो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बनेगा, और क्योंकि वर्चुअल है तो माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे, तो QE हमेशा d के बराबर होता है। इस बात को आपने बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना है, सही ना, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 5वें नंबर पर हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और फिर एस्ट्रोनॉमिकल से हम गैलीलियन का भी अंदाजा लगा लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और अगर उससे फोकस किया जाए इन्फिनिटी पर तो उसकी लेंथ हमेशा बराबर आती है FO+FE के, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव में फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को ऐड कर लो तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ मिल जाएगी। और मैग्निफिकेशन का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है FO/FE। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को आईपीस की फोकल लेंथ के साथ डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा।
तो साइंटिफिक रीजन में ये भी आता है कि बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा मैग्नीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे अगर हम ऑब्जेक्टिव की या आईपीस की फोकल लेंथ बढ़ाएं या कम करें। तो याद रखो आईपीस की फोकल लेंथ जितना हम ज़्यादा करेंगे मैग्नीफिकेशन उतनी कम हो जाएगी, और एफओ को जितना ज़्यादा करेंगे मैग्नीफिकेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। और इसी के अंदर अगर मैं आपको मॉडिफाई करके बताऊं, अगर यही सवाल गैलीलियन के अंदर हो या एमसीक्यूज में आ जाए, तो लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप एफओ माइनस एफई के बराबर होती है, बट फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है गैलीलियन टेलीस्कोप के लिए। चैप्टर 10 के भी यही है टॉपिक, अच्छे से तैयारी कर लो तो पहचान लोगे हर एक टॉपिक को। और इस पूरी वीडियो को देखा तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिप्स और जो ट्रिक्स थी उनको मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और आई होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।